देखिए, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट चल रहा है और इस पूरे टूर्नामेंट में 140 करोड़ लोगों का एक देश कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया आज फीफा रैंकिंग में 138वें 138th नंबर पर पड़ा हुआ है। हमसे गरीब गरीब देश, हमसे छोटे छोटे देश आज भी उस मैदान पर खड़े हैं और हम बाकी के देशों को अपनी फेवरेट टीम बताकर उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और हालात तो ये हैं कि पिछले एशियन कप क्वालिफाइंग में हम 5 में से 1 मैच भी नहीं जीत पाए। हम बांग्लादेश से हार गए, जिसकी रैंकिंग हमसे 50 पायदान नीचे है। 22 years after beating India in Dhaka, Bangladesh have won it again. हम हांगकांग से हार गए। एक ऐसी टीम जिसको इंडिया ने 4 साल पहले इसी सेम टूर्नामेंट में 4-0 हराया था, आज उसी हांगकांग ने इंडिया को 1-0 हरा दिया है। एंड इससे जस्ट कुछ दिन पहले इंडिया गई थी थाईलैंड, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारे पूरे देश के मर्द जाते हैं मसाज कराने, पर हमारी नेशनल टीम वहाँ जाकर उन लोगों की मसाज कराई। और हमारी अपनी टॉप लीग ISL पिछले साल बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि पैसा देने वाला हाथ छुड़ाकर भाग गया था। यानी इस देश में फुटबॉल नाम की चीज अब बची ही नहीं है। स्टॉप वॉचिंग इंडियन फुटबॉल दोस्तों। इंडियन फुटबॉल आप देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इंडियन फुटबॉल का, कुछ होने नहीं वाला है और हम और आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे, उम्मीद लगाते रहेंगे। पर ठीक इसी वक्त इसी देश में एक बंदा खड़ा हो जाता है जो ये कह रहा है कि अगर उसे मौका मिल जाए तो वो इंडियन फुटबॉल की पूरी तस्वीर बदल देगा। जिसने लिवरपूल को हराया वही बैच है, वही एज ग्रुप है। 2011-2012 का एज ग्रुप है जो वर्ल्ड कप अंडर 15 जा रही है इंडिया की। और हमें कल लेटर आया है कि हमें ये 3 लड़के अपने से दे दो। बिल्कुल भी नहीं देने मैंने। क्यों नहीं देने? क्योंकि आई हैव अ चांस टू मेक श्योर इंडिया कैन एक्चुअली विन इट मैन। वी हैव अ चांस टू मेक इंडिया प्राउड। तुम लोगों ने जितना गंद पाया है विद ऑल योर कोचेस, यू डन एवरीथिंग। अगर तुम लोगों को मौका था कि यू कुड हैव वन इट, यू हैव डन इट बाय नाउ। Mr. Kalyan Chowbe, Mr. Satyanarayan, keep your personal differences with me aside. Please put me in charge of this team. When I say in charge, I want my coaching staff. I am not saying only Minerva boys. The best boys will go. But there can be no interference from you guys. And I promise you, I will get you a trophy. I promise you that. और उसने ये बात हवा में नहीं गई है। इसी साल स्पेन में मोहाली की एक छोटी सी एकेडमी के अंडर 15 के लड़के वो लिवरपूल FC के सामने उतरते हैं, यानी दुनिया की सबसे अमीर एकेडमी में से एक के सामने, और वो लिवरपूल को 6-0 से रौंद देते हैं। इसका यहाँ पता लगना चाहिए सबको कि कोई टीम आई थी और इंडिया से आई थी और सबको ठोक के गई है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। This is the best team in the world. This is the best fucking under-16 team in the world. और इसके लिए ना इस एक बंदे को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें 1 रुपया नहीं दिया। इस बंदे का नाम पता है क्या है? रंजीत बजाज। और आज एक पूरा फेडरेशन इस एक आदमी से डरा हुआ है, क्योंकि इसने वो सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। My aim is that if one of these boys scores against Barcelona like he did against Liverpool, then scouts will look at them, and when they turn 16 they'll take them, and then this boy will not look at the bloody money here. So my aim is what? To get these guys out of India and play in Europe. Unless we have 10 Indians playing in Champions League, we'll never reach the World Cup. Simple as that. तो देखो, सवाल अब ये उठता है कि जो देश कभी पूरे एशिया का चैंपियन हुआ करता था, जिसे ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था, वो यहाँ कैसे पहुंचा? ये बर्बादी कैसे हो गई? ये बर्बादी अपने आप हो गई या किसी ने जानबूझकर की? ये रंजीत बजाज है कौन और इसका पूरा क्लब खत्म क्यों कर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये, जो अकेला इस देश को नतीजे दे रहा है, ये लोग उसके साथ खड़े होने की बजाय उसे दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आइए इस वीडियो में सारी बात आराम से समझते हैं। 100 साल में कभी इनको ऐसी डिफीट नहीं मिलेगी जो आज देख लेंगे यहाँ पे। भारत माता की जय। तो देखिए, ये समझने के लिए कि ये फेडरेशन एक अकेले आदमी से इतना क्यों डर रही है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो AIFF है, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जो हमारे भारत की फुटबॉल फेडरेशन है, इसने 75 साल में इस देश की फुटबॉल के साथ क्या क्या किया है। फुटबॉल इस देश में अंग्रेज लेकर आए थे। 1800 के दशक में उनकी आर्मी की रेजिमेंट्स कलकत्ता में खेला करती थी, और शुरू के सालों में तो इंडियन टीम्स को इन बड़े टूर्नामेंट्स में उतरने ही नहीं दिया जाता था। ये खेल गोरों का था,
गोरों तक ही सीमित था। फिर धीरे धीरे हमारे लड़कों को भी मैदान में जगह मिलने लगी और जैसे ही जगह मिली हमने जीतना शुरू कर दिया। 1911 में मोहन बगान नाम का एक इंडियन क्लब अंग्रेजों की पूरी आर्मी रेजिमेंट के सामने फाइनल में उतरता है। अंग्रेज बूट पहने होते हैं, हमारे 11 में से 10 खिलाड़ी नंगे पैर होते हैं, क्योंकि उस जमाने में एक जोड़ी बूट की कीमत एक स्कूल टीचर की पूरे महीने की तनख्वाह होती थी। और उन नंगे पांव खिलाड़ियों ने अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में 2-1 से हरा दिया। जिस देश को रोज बताया जा रहा था कि तुम अंग्रेजों के बराबर कभी खड़े हो ही नहीं सकते, उस देश ने उसी दिन मैदान पर यह बात गलत साबित कर दी और आजादी के बाद यह गेम परफॉर्मेंस और तेजी दोनों से बहुत ऊपर उठा। 1948 में इंडिया ने लंदन ओलंपिक्स में फ्रांस के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। हमारे कई खिलाड़ी वहां भी नंगे पांव ही उतरे और इंडिया वो मैच सिर्फ 2-1 से हारा। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से 1950 में इस देश को वो मौका मिला जिसका सपना आज हम 138वें नंबर पर बैठकर देखते हैं। 1950 में इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन हमारे ग्रुप की बाकी 3 टीम ना बिना एक मैच खेले आगे चली गई, क्योंकि इंडिया वहां कभी गई ही नहीं। अब आपने एक कहानी सुनी होगी कि फीफा ने हमें नंगे पांव खेलने से रोक दिया था, इसलिए हमने वर्ल्ड कप को छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ इसलिए फैलाई गई ताकि असली मुजरिम बच निकले, क्योंकि फीफा ने बूट्स पहनना 1953 से पहले मैंडेटरी किया ही नहीं था और 1952 के ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी नंगे पांव ही खेले थे और किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। और देखो, कमी पैसे की भी नहीं थी। बंगाल, मैसूर और महाराष्ट्र, इनके फुटबॉल एसोसिएशंस पैसा देने को तैयार थे और इवन खुद फीफा हमारे ट्रेवल का मेजॉरिटी खर्चा उठाने को तैयार बैठा था। पर AIFF वो महीनों तक मीटिंग्स करता रहा, कोई बड़ा फैसला ले ही नहीं पाया और आखिर में टूर्नामेंट के सिर्फ 10 दिन पहले केबल भेज दिया कि देखो हम तैयारी का वक्त नहीं जुटा पाए हैं तो हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन अंदर की जो असली वजह थी ना, वो कुछ और थी। वो वजह ये थी कि AIFF के तत्कालीन प्रेसिडेंट मोइन उल हक, उनको डर था कि हमारी टीम बड़ी टीम्स के सामने ना पिट जाएगी, तो जो 1948 में हमने साख बनाई है ना, वो चली जाएगी। यानी इन्होंने अपनी इमेज बचाने के लिए पूरे देश का मौका कूड़े में फेंक दिया। और इसके बाद इंडिया ने 1986 तक दोबारा वर्ल्ड कप का क्वालिफायर तक नहीं खेला। और पता है क्वालिफायर क्यों नहीं खेला? क्योंकि वर्ल्ड कप में ना जाने के कारण फीफा ने हमें बैन कर दिया था। खैर, आगे चलते हैं। आगे चल के कुछ ही सालों में सैयद अब्दुल रहीम जैसे कोच भारत में आते हैं, जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया और अपनी सारी टैक्टिक्स खुद बनाई। जब पूरा इंडिया, पूरी दुनिया पुरानी फॉर्मेशंस में खेल रहा था ना, तब इन्होंने टीम को 4-4 के फॉर्मेशन में उतार दिया। और यही वो फॉर्मेशन है जिससे ब्राजील ने 1958 में वर्ल्ड कप में दुनिया पर राज किया था। यानी जो चीज ब्राजील ने 1958 में दुनिया को दिखाई थी, वो रहीम साहब 1956 में इंडिया में खिलवा चुके थे। और इसका नतीजा ये निकला कि 1956 के ओलंपिक्स में इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच गया, जो आज तक का इस देश का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और यही नहीं, 1962 में इंडिया ने एशियन गेम्स का फाइनल जीतकर पूरे एशिया का टाइटल अपने नाम कर लिया था। उस दौर में इंडिया को ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाने लगा था। लेकिन 1963 में रहीम साहब चल बसे और उनके साथ ही ये पूरा दौर खत्म हो गया, क्योंकि वो सारी नॉलेज सिर्फ एक आदमी के दिमाग में थी। ना किसी ने उनसे सीखा, ना किसी ने उसको लिख के रखा। कोई एकेडमी नहीं थी, कोई पाइपलाइन नहीं थी, जबकि रहीम साहब खुद 1955 में ये कह चुके थे कि इस देश को अपने ट्रेनर्स खुद तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को कुछ दिन के लिए बाहर भेज देने से ना कुछ भी नहीं होगा। सीधी सीधी भाषा में उन्होंने ये कह दिया था कि सिस्टम बनाओ, पर फुटबॉल फेडरेशन उसने कभी सिस्टम बनाया ही नहीं, क्योंकि सिस्टम बनाने में मेहनत लगती है और एसी के केबिन में कुर्सी पर बैठे रहने में मेहनत नहीं लगती है। 1964 में हम एशियन कप के फाइनल तक पहुंचे और ये दिन ना हमारा आखिरी बड़ा दिन था फुटबॉल में। उसके बाद इस देश ने एशिया में कुछ नहीं जीता, ना कोई ढंग की लीग बनी, ना एकेडमीज बनी, ना कोचेस तैयार हुए, ना स्टेडियम्स बने। फेडरेशन बस हर कुछ साल में कोच को बदल देता था और मान लेता था भाई हमारा काम तो हो गया। पर इसके बावजूद ना एक चीज कभी खत्म ही नहीं हुई। बंगाल, गोवा, केरला, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर लोग फुटबॉल से उतना ही प्यार करते रहे। और कलकत्ता की डर्बी, उसे देखने के लिए तो आज भी लाखों लोग निकलते हैं। यानी दर्शक मौजूद थे, खिलाड़ी मौजूद थे, बाजार भी मौजूद था, बस पैसा ही नहीं था।
और 2010 में वो पैसा भी आ गया। रिलायंस ने देखा कि 140 करोड़ का बाजार पूरा का पूरा खाली पड़ा है। आईपीएल की कामयाबी सभी के सामने थी और फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, तो उन्होंने इंडियन सुपर लीग के नाम पर ना इस खेल में हजारों करोड़ रुपए उतार दिए। 60 साल से जिस खेल में 1 रुपया नहीं आया था, उसमें अचानक से इतना पैसा आ गया, इतना पैसा कि पूरी तस्वीर बदल जाए। पर फुटबॉल के माफिया ने उस पैसे के साथ वो किया जिसने इंडियन फुटबॉल को बचाया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस देश से खत्म कर दिया। देखिए, दुनिया के हर बड़े फुटबॉल देश में ना एक ही ढांचा चलता है जिसे पिरामिड कहते हैं। सबसे नीचे गली के बच्चे, उनके ऊपर छोटे क्लब्स, फिर एकेडमीज, फिर छोटी छोटी लीग और सबसे ऊपर वो बड़ी लीग जो आप टीवी में बैठकर देखते हो। और इन सबको ना एक ही नियम जोड़ता है, अगर छोटा क्लब अच्छा खेलेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, बड़ा क्लब बुरा खेलेगा तो नीचे गिर जाएगा। इसे प्रमोशन और रेलीगेशन कहा जाता है और यही वो नियम है जिसकी वजह से गली का बच्चा भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग में आराम से पहुंच सकता है। और ये जो नियम है ना, ये इंडिया में भी था, क्योंकि हमारी आई लीग में भी छोटे क्लब्स ऊपर चढ़ते थे, बड़े क्लब नीचे उतरते थे, बस उसमें पैसा नहीं था। और 2010 में AIFF ने वो डील क्रैक कर ली जिससे सब कुछ बदल गया। AIFF ने IMG रिलायंस नाम की एक कंपनी के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत इस देश के फुटबॉल से होने वाली सारी कमाई, यानी टीवी, स्पॉन्सर्स, नेशनल टीम, सब कुछ उस कंपनी के हाथों में चली गई। और बदले में AIFF को हर साल करीब 50 करोड़ रुपए बैठे बैठाए मिलने लगे। अब लीग चलाना, टीवी, स्पॉन्सर्स, सब कुछ कंपनी का काम था। AIFF को बस बैठना था, कुर्सी गर्म करनी थी, पैसा गिनना था। और जब किसी को बिना काम के पैसा मिलने लगे तो वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। इसका सबूत इनके अपने बजट में लिखा हुआ था। AIFF ने अपने बजट में पता है क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि अगले 4 साल में हम प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट के ऊपर 57 करोड़ 70 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा, लेकिन ग्रास रूट पर यानी बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी अपने ऊपर यूथ डेवलपमेंट से 18 गुना ज्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा। और वो जो पैसा था ना, उससे जमीन पर कुछ बना ही नहीं। आज इस पूरे देश में एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो सिर्फ फुटबॉल के लिए बना हो। How many football stadiums do we have in the country? Football stadiums. I'm not talking about stadiums which are multi-purpose, which have athletic tracks around them. How many World Cup games have you seen with athletic tracks around the stadium? No, none. They are football stadiums. How many do we have in India? I don't know how many. 0. इनफैक्ट AIFF के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, अनिल कुमार प्रभाकरन, उनकी सैलरी पता है कितनी? 12.5 लाख रुपए महीना थी। और इसी दौरान देश के लिए जो खेलने वाले खिलाड़ी थे, उनकी सैलरी पता है कितनी थी? 1500 रुपए दिन। अभी कुछ साल पहले रंजीत बजाज को खुद AIFF की इंटेग्रिटी कमेटी में बिठाया गया, यानी उस कमेटी में जिसका काम फेडरेशन के हिसाब किताब पर नजर रखना था। और वहां बैठकर इन्होंने अपनी आंखों से जो बिल देखे वो बहुत शॉकिंग थे। 25 लाख रुपए एक ज्योतिष को दिए गए थे। ये ज्योतिष कुंडली देखकर यह बताता था कि इस वाले प्लेयर को खिलाना चाहिए, इस वाले प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए, कुंडली अच्छी नहीं है ना, हटा दो। We hired an astrologer और उसको हमने 25 लाख रुपए दिया। कहता साहब वो कुंडली निकालता था लड़कों की और फिर ईगोर को बताता था कि कौन से लड़के इस मैच में खेलने चाहिए। एंड ईगोर लड़ता था वहाँ पे एंड द प्रेसिडेंट एंड एवरीवन एल्स यूज्ड टू टेल हिम नो यू टोल्ड हिम दिस इज हाउ इट हैपेंस इन इंडिया। एंड मैंने कहा तुम मुझे ही बता देते तो मैं पहले पंडित को मिला दे, मुझे पूछ लेता हूँ मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं। तो मैं ऐसी बिना बात के जान लगाई हुई है मैंने। 67 लाख रुपए की बिरयानी थी जो कभी किसी ने खाई नहीं थी। They get 67 lakhs जिसे हम देते हैं rolls and they passed a bill and they gave it to the Jammu Kashmir people. There was a CBI inquiry, people were arrested again. 67 lakhs of biryani. What are you saying? That is the bill which has been given and passed. मतलब कि इतना easy है corruption करना जो हो रहा था, because I was there, I found it. They don't even make an effort to hide it. कि भाई तुम बिरयानी के 5-10 लाख लगा ले, बाकी तो फुटबॉल दिखा दे, कुछ और दिखा दे। कितने मैंने 67 का बिरयानी का बिल बना दे यार। यार चलो तुम खिलाई दो, थोड़ी सी खिलाई भी नहीं यार, नहीं खिलाई। और कोच आइगोर स्टीमैक, उनको ना कॉन्ट्रैक्ट से मात्र 3 महीने पहले बाहर निकाल दिया गया, बिना मतलब के बाहर निकाल दिया गया। और इसमें 6 करोड़ का जुर्माना AIFF ने
स्टिगोर आईमैक को दिया। ये पैसा सीधे यूथ और विमेंस के फुटबॉल के बजट से काटा गया, यानी जो पैसा मैदान बनाने में लगना चाहिए था वो इनकी बिरयानी में, ज्योतिष में और अपनी गलतियों का जुर्माना भरने में चला गया। वहीं दूसरी तरफ उसी 2010 वाले कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज छुपा हुआ था। क्लॉज ये था कि आईएसएल को ना इस देश की सबसे बड़ी लीग बनाया जाएगा। ये 2010 में लिखा हुआ था, जबकि आईएसएल शुरू 2014 में हुई थी। फिर भी 2014 में एआईएफएफ के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने सबके सामने कहा आई लीग ही टॉप लीग रहेगी। ये साफ साफ झूठ बोला गया था और ये तब खुला जब 2019 में रंजीत बजाज ने उस कॉन्ट्रैक्ट के पेजेस को ट्विटर पर डाल दिया। और ये जो नई लीग बनी थी आईएसएल, इसमें ना प्रमोशन होता था ना रेलीगेशन होता था। उसमें जगह खेल कर नहीं, खरीद कर मिलती थी और उसका रेट करीब 15 करोड़ का था। आईएसएल के जो मालिक थे ना, उन्होंने पैसा एक ही शर्त पर लगाया था कि उन्हें कभी भी नीचे नहीं गिराया जाएगा। मतलब आप कितना भी बुरा खेलो ऊपर ही रहोगे, कितना भी अच्छा खेलो नीचे ही पड़े रहोगे। गोवा के 3 सबसे पुराने क्लब्स इस तमाशे से तंग आ गए और इस तमाशे से तंग आकर उन्होंने लीग ही छोड़ दी और आज तक लीग में वापस ही नहीं आए। जब मेहनत का इनाम खत्म कर दिया जाए ना, तो खिलाड़ी बनना बेवकूफ़ी हो जाता है। बजाज खुलेआम ये कहते हैं कि आईएसएल के 11 साल में इसके क्लब्स की एकेडमीज ने एक भी सीनियर नेशनल टीम का प्लेयर नहीं दिया है। एक भी नहीं, एक भी नहीं। How many players in the ISL has been going on for the last 11 years? How many players for India has ISL clubs produced which have come from their academy? How many? I wouldn't know. Tell me. No way. In 11 years, the club has not produced Except one BFC. national team player. Yes. उल्टा मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसे क्लब्स जिनकी 100 साल की हिस्ट्री है, 100 साल पुरानी एकेडमीज चल रही थी, उन्होंने आईएसएल में आते ही वो एकेडमीज बंद कर दी। Not even one. In fact, there were clubs who had great academies who were in the I-League, but they shut down their academies, and that is why Bengal football is dead. East Bengal and Mohun Bagan. They used to have great academies. For 100 years they had academies. And the moment ISL stopped, they stopped. Why? Because fund उतने हैं, तो the owner, whoever the billionaire owners are, they think, oh, इस पे क्यों खर्च कर रहे हैं? What is the ROI here? Nothing? Oh, ये करना है. Because I want a title this year. बजाज खुलेआम कहते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की टीम्स में ना अच्छा खेलने के कारण जगह नहीं मिलती है, पैसा देने से मिलती है। और संतोष ट्रॉफी जैसे नेशनल कॉम्पिटिशन को खेलने का रेट ना 1 से 1.5 लाख रुपए है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से बच्चे को स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल जाता है। So if you have to be in a state team to play nationals, you have to pay 1.5 lakhs. And then you can get Yes. it, right? Yes. Regardless of how shit player you are. Doesn't matter. You have never played football in your life. I am not kidding, bro. Like I can pay 2 lakhs and walk in tomorrow and Yes, in Santosh Trophy I can make you play. No way. Yeah, bro. It's very, very open. That's how corrupt it is. हद तो भाई साहब तब हो गई जब ऐसे कई केसेस सामने आने लगे, जिसको देख के साफ लग रहा था कि आई लीग जैसे टूर्नामेंट में मैच फिक्सिंग ये बहुत कॉमन होने लगी है। Because they're betting on it. And they're fixing matches here. In every state league. I put out videos last year of fixing happening in Delhi. It was proven FIRs were launched. Why is fixing still happening everywhere? Because no one's gone to jail for it. In the history of Indian football, no one has ever gone to jail for fixing. Because in India, we don't have a rule, we don't have a law. तो देखो, हजारों करोड़ आने के बाद जमीन पर हुआ ये कि इंडिया में फुटबॉल प्लेयर के ऊपर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि उसका पूरा रास्ता ही बंद हो गया। तो इससे अल्टीमेटली हुआ ये कि हमारी रैंकिंग ना हमेशा टॉप 100 के बाहर रही। रिजल्ट्स नहीं आए तो लोगों के आई बॉल्स इस स्पोर्ट से कम होने लगे और इसका सबूत 2018 में सबके सामने आ गया, जब इस देश के कैप्टन सुनील छेत्री को वीडियो बनाकर लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़े कि आप हमें गाली दो, हमारी बुराई करो, पर एक बार स्टेडियम में तो आओ। To everyone who is not a football fan, please come and watch us. 2 reasons. Number 1, it's the best game in the world. And number 2, we play for our country. We'll make sure that once you come to watch us, you will not go the same person back home. और पिछले साल तो पूरी हद ही हो गई। जिस कंपनी के भरोसे इन्होंने खेल छोड़ रखा था, उसी ने जुलाई 2025 में अपने हाथ पीछे खींच लिए, पूरी लीग ही रोक दी। क्लब्स ने अपने अपने खिलाड़ियों की सैलरी रोक दी, कई क्लब्स ने अपनी टीम ही समेट ली और 11 क्लब्स ने फेडरेशन को चिट्ठी लिखी कि हम पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर हैं। और जब सीजन आखिरकार शुरू हुआ तो सिकुड़ कर सिर्फ 13 मैचेस का रह गया, जबकि एएफसी का नियम
24 मैचेस का था। और इतना सब होने के बाद इनकी जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई उसमें पता है फैसला क्या हुआ? फेडरेशन का नाम बदल देते हैं, वही सही रहेगा। असल में ये सब ना बेवकूफ़ी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, इनका पूरा धंधा सिक्योर है, तो ये क्यों बेवकूफ़ी ना करें? क्यों ना करें बताइए, क्यों ना करें? इन्हें अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए केवल ये कहना है कि इंडियन के जीन्स फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। लोग विश्वास कर लेंगे और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। लेकिन जनता सवाल तब तक ही नहीं पूछेगी जब तक कोई ये साबित ना कर दे कि इस देश में टैलेंट की कमी कभी थी ही नहीं, इस देश के जीन्स कभी कमज़ोर थे ही नहीं। एंड गेस व्हाट, रंजीत बजाज ने ठीक यही किया है। तो देखिए, जिस एकेडमी के लड़कों ने लिवरपूल को 6-0 से ठोका, उस एकेडमी का नाम है मिनर्वा, और उसे खड़ा किया है एक ऐसे आदमी ने जो खुद इसी सिस्टम का शिकार रह चुका है। रंजीत बजाज खुद एक फुटबॉलर थे और इंडिया के लिए अंडर 19 खेल चुके थे, पर उनका करियर वहीं पर रुक गया, क्योंकि उस वक्त इस देश में ना किसी प्लेयर को आगे ले जाने का कुछ था ही नहीं। ना अकेडमी थी, ना कोचेस थी, ना रास्ता था। और तभी इन्होंने ये तय कर लिया था कि जो इन्हें नहीं मिला वो आने वाले लड़कों को ये दिला कर रहेंगे। 2015 में इन्होंने मिनर्वा पंजाब FC बनाई और सबसे नीचे वाली डिवीजन से इन्होंने शुरुआत की। ना कोई कॉरपोरेट मालिक था, ना कोई स्पॉन्सर था, और इन्होंने कभी ऊपर की लीग में जगह खरीदने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इनका खुद का कहना यह था कि भाई जगह खरीदी नहीं जाती है, जीती जाती है। और 3 साल में ये जीतते जीतते ऊपर बढ़ते चले गए। 2018 में आई लीग जीत चुके थे ये। मोहन बगान को पीछे छोड़कर, ईस्ट बंगाल को पीछे छोड़कर इन्होंने आई लीग जीत ली थी। पर बजाज सिर्फ जीत नहीं रहे थे, वो बोल भी रहे थे। वो खुलेआम ये कह रहे थे कि इस देश में मैचेस फिक्स होते हैं, रेफरीज को खरीदा जाता है, और इवन उस आई लीग में भी जिसमें इनकी टीम तुरंत चैंपियन बन के आई थी, वहाँ पे भी ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने रेफरिंग के खिलाफ FIR तक करवा दी थी। वो पूछ रहे थे कि फेडरेशन का पैसा जा कहाँ रहा है, और वो हर जगह ये बता भी रहे थे कि इंडिया की फुटबॉल फेडरेशन असल में वो माफिया है जो इस गेम को बर्बाद करने में तुली हुई है, जिसने इस फेडरेशन की नींदें उड़ा रखी थी। क्योंकि जो सिर्फ बोलता है उसे टाला जा सकता है, जो सिर्फ जीतता है उसे मिटाया जा सकता है, साथ मिलाया जा सकता है, और जो जीत भी रहा हो और एक्सपोज भी कर रहा हो, उसके पास सबूत भी हो और आवाज़ भी हो, ऐसे आदमी को रोकने का एक ही तरीका बचता है, उसे मैदान से हटा दिया जाए। तो ठीक उसी सीजन में जब मिनर्वा के लड़के 4 टाइटल जीतने के कगार पर बैठे हुए थे, AIFF ने बजाज पर 1 साल का बैन लगा दिया और 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। 1 साल तक बजाज किसी स्टेडियम में घुस भी नहीं सकते थे। और ये फैसला हुआ कैसे, अब वो बताता हूँ। नोटिस इन्हें रविवार के दोपहर 12 बजे मिलता है और इसका जवाब शाम के 7 बजे तक मांगा जाता है। सफाई देने के लिए मात्र कुछ घंटे दिए गए। फिर उसी रविवार की रात को 7 बजे से 11 बजे के बीच कमेटी बिठाई जाती है और फैसला सुना दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं होती और इल्ज़ाम पता है क्या था कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के एक रेफरी के साथ नस्ली टिप्पणी की है। ये बात हास्यास्पद थी। पता है क्यों? क्योंकि मिनर्वा का आधा स्टाफ और आधे लड़के खुद नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। बजाज खुलेआम कहते हैं कि 10 साल में उन्होंने 104 टाइटल्स जीते हैं, जिसमें से 22 तो खुद AIFF के टाइटल्स हैं। और ये सब उन्होंने तब जीते हैं जब फेडरेशन उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानती है अपना। मेरे पास 104 टाइटल हैं 10 साल में, उसमें से मेरे 22 AIFF के टाइटल हैं। That is in spite and despite of me being the biggest critic of AIFF and being their enemy number 1. They fix referees, they fix matches, they fix। तो मेरे टाइटल कितने होते अगर मैं उनका बड़ा चपलूसी होता तो। फिर 2019 में फेडरेशन ने ऐसे क्लॉज लागू कर दिए कि पूरी की पूरी आई लीग को ही नीचे धकेल दिया गया। चैंपियन बनने का इनाम था रेलीगेशन। इसके बाद बजाज अकेले लड़ने के लिए खड़े हो गए। फिर 11 में से 8 आई लीग के क्लब्स बजाज के पीछे आकर खड़े हो गए। इन्होंने वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक कर दिया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट वहां जाने की धमकी भी दे दी और सुपर कप का बॉयकॉट कर दिया। और इसका नतीजा पता है क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उसी साल मिनर्वा को डुरंड कप में बुलाया तक नहीं गया और आखिर में बजाज ने अपना पंजाब FC जो इनका क्लब था उसे बेच दिया। पर रंजीत बजाज ने ये हार मानकर नहीं किया था।
उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि अब उस क्लब को रखने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। बजाज के अपने शब्दों में अब टॉप लीग में जाने का एक ही तरीका बचा था, पैसा। अब ये मेरिट की बात थी ही नहीं, तो जिस टीम पर मेहनत का कोई इनाम ही ना मिले उस पर पैसा लगाने का क्या फायदा। तो उन्होंने क्लब को बेच दिया और क्लब को बेचकर जो पैसा आया बजाज ने उसका 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं डाला। उसी साल उन्होंने वो शुरू किया जिसे वो वर्ल्ड कप बैच 2034 कहते हैं। But now the aim is totally different. It is to get India to the World Cup in 2034. Now when I say get India to the World Cup, why? Because the belief is not there yet and I have to get them there first. इनका तरीका थोड़ा सा उल्टा था। ये आज से आगे नहीं गिन रहे थे, ये 2034 से उल्टा गिन रहे थे। अगर 2034 में वर्ल्ड कप खेलना है तो 2032 में क्या होना चाहिए, 2030 में क्या होना चाहिए और उसी हिसाब से आज के दिन क्या होना चाहिए। हर साल ये पूरे इंडिया में 18 से 20 जगहों पर ट्रायल करते हैं और 3 लाख बच्चे ट्रायल देने आते हैं। उनमें से 14 से 15, केवल 14 से 15 चुने जाते हैं। बजाज खुद कहते हैं कि आइसलैंड की पूरी आबादी 3 लाख है और वो वर्ल्ड कप खेल रहा है। उतने तो मेरे यहाँ हर साल सिर्फ ट्रायल देने आ जाते हैं। आज इनके पास ऐसे 200 लड़के हैं, सब के सब पूरी की पूरी स्कॉलरशिप पर हैं। एक लड़के के ऊपर साल का 7.5 लाख रुपया लग जाता है और ये सारा का सारा पैसा बजाज अपने पेड प्रोग्राम से कमाकर इन्हीं बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। All 200 kids who are on scholarship, I have devoted, that means all the money which I get from my paid programs, 200 kids are on scholarship from all over India. Now I'll tell you why I'm so confident, because अगर जितनी इन 3 कंट्रीज की पॉपुलेशन है, आइसलैंड की 3 लाख, इसकी 2 लाख 50,000, उतने तो मैं ट्रायल पे सिलेक्ट करता हूँ। मतलब कि मैं 3 लाख लोग मेरे हर साल ट्रायल पे आते हैं all over India, 18, 20, 30 different menus, 40 different menus. We have over 2 lakh people coming. How many do we select? 14, 15. And out, then we start training them. और देखो तरीके में कोई जादू वादू नहीं है। दिन में 4 ट्रेनिंग सेशंस कराने हैं, 5 बार खाना, हर लड़के का ब्लड प्रोफाइल और लेजर मशीन्स जिनसे रिएक्शन टाइम नापा जाता है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो वहीं बच्चों के साथ रहते हैं। बस इतना करना है, यही इन्होंने किया। और ये सब वही चीज़ें हैं जो दुनिया की हर बड़ी एकेडमी करती है और हमारा फेडरेशन कभी नहीं करता। अब भाई हमारी एकेडमी अगर ये सब कुछ करेगी तो फिर उनके घर में 5 ऐसी कम नहीं करने पड़ जाएंगे हैं, बताइए। नहीं, बजाज इन लड़कों को आईएसएल में भेजना ही नहीं चाहते। इनका कहना है कि आईएसएल में जाकर या तो ये बेंच पर बैठेंगे या 100 गोल मारकर भी बेकार ही रहेंगे, क्योंकि आईएसएल से बार्सिलोना इन्हें पिक करने नहीं आएगी। But then I'll keep selling to Mohan Bagan East Bengal. I want to sell to Barcelona. I want to sell to Real Madrid. Why? Because I am the best in the world. I totally believe it, man. I am limited only by the platform and the opportunities provided to my boys. इनका लक्ष्य ये है कि 16 की उम्र तक इन लड़कों का यूरोप के क्लब से ना प्री कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि जब तक इस देश के 10 लड़के चैंपियंस लीग में नहीं खेलेंगे ना, इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचेगी, ऐसा इनका मानना है। 2017 के अंडर 17 वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपना पहला और आज तक का इकलौता वर्ल्ड कप गोल मारा और वो गोल जैक्सन सिंह ने मारा। अर्जेंटीना के खिलाफ विनिंग गोल अनवर अली ने मारा, वो भी मिनर्वा का लड़का है। बजाज का कहना तो ये भी है कि उनकी अकेली एकेडमी ने इस देश को इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स दे दिए हैं जितने तमाम आईएसएल क्लब्स, आई लीग क्लब्स और अकेडमीज मिलकर नहीं दे पाई हैं। फिर 2025 में इसी मिनर्वा अकेडमी के लड़कों ने स्वीडन का गोठिया कप, डेनमार्क का डाना कप और नॉर्वे कप जीता। एक सीजन में 3 यूरोपियन टाइटल्स, जो आज तक किसी इंडियन टीम ने किया ही नहीं है। So when we went to the 3 European titles last year, we set 3 world records. The highest scores in the finals, 14-0, 21-0 and 8-2. 3 finals, these are the 3 scores. और वहाँ यानी यूरोप में खेलने के लिए ना इनके पास पैसे नहीं थे, तो बजाज ने अपने गोल्ड बॉन्ड्स गिरवी रख दिए, जो आज तक गिरवी पड़े हुए हैं। इनसे किसी ने पूछा कि आपने ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया भाई? इनका जवाब था कि अगर मैं नहीं जाता, अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो मरते वक्त मुझे यही याद आता कि तू सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं इन लड़कों का सामना कैसे करता? मैं इन्हें मार मार कर 5-5 बार ट्रेनिंग करवाता हूँ और फिर ये कह देता कि भाई पैसे नहीं है इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। फिर 2026 में स्पेन गए, जहाँ MIC कप में उतरने वाला मिनर्वा पहला इंडियन क्लब था।
MIC कप कोई छोटा मोटा कप नहीं है, ये वो कप है जिसमें मेसी जैसे लेजेंड अपने यूथ डेज में खेलते रहे हैं। बाय द वे, जब मेसी दिल्ली आए थे ना, तो उन्होंने खुद मिनर्वा के इन लड़कों को सम्मानित किया था। और MIC कप में ये लड़के आराम से नहीं चले गए, वहां जाने से पहले इन लड़कों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए, फिर बाद में मिले। फिर क्राउड फंडिंग से आम लोगों ने कुछ लाख रुपए जोड़े और बाकी के लिए बजाज ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, करोड़ों का लोन उठा लिया। उसके बाद कहीं जाकर ये लड़के स्पेन पहुंचे, वहां पर जाकर खेले। और जब ये स्पेन पहुंचे तब ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं आ रहे। फिर इनका अगला मैच था वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एंड रिचेस्ट एकेडमी लिवरपूल से। रंजीत की मिनर्वा ने लिवरपूल को 6-0 से पीटकर बाहर कर दिया। यानी एक आदमी की जिद आज एक ऐसी धुरंधर टीम तैयार कर रही है जो वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी टीम को मात देने की हिम्मत रखती है। इसलिए देखो, सवाल अब यह उठने लगा है कि अगर जो पैसा फेडरेशन वाले अफसरों और बाबू साहबों के लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर उड़ाते हैं, उसका सिर्फ 1% भी इस आदमी को मिल जाए या देश के खिलाड़ियों पे लग जाए, तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। और यही वो सवाल है जो इन फुटबॉल माफियाज को दिन रात सोने नहीं देता है। पिछले 60 साल से ये फेडरेशन केवल एक ही जवाब देता आया है, हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है, हमारे तो जीन्स ही खराब है, हम क्या करें। और यही इनका सबसे बड़ा बचाव है। जब तक लोग मानते रहेंगे कि गलती जीन्स की है, गलती लड़कों की है, तब तक कोई इनसे बिरयानी का बिल नहीं पूछेगा। और अब वो बचाव इनके हाथ से निकलता जा रहा है। जलंधर के एक परिवार का सप्रीत सिंह आज न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप खेल रहा है। वही जीन्स, वही भारत का खिलाड़ी, बस दूसरा सिस्टम वर्ल्ड कप में खेल रहा है। आइसलैंड की पूरी आबादी हमारे एक शहर से भी कम है और वो वर्ल्ड कप में है। और लिवरपूल की एकेडमी मणिपुर और पंजाब के लड़कों से 6-0 से पिट चुकी है। और अगर अभी भी शक है तो पिछले महीने की एक खबर सुनिए। पिछले महीने अहमदाबाद में AVC वॉलीबॉल कप हुआ था और इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन बहरीन को 2 बार हराया। 2 बार बहरीन को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हमारी वॉलीबॉल की रैंकिंग 58 से सीधा 42 पर पहुंच चुकी थी, जो एक दशक में हमारी सबसे ऊंची रैंकिंग है। और भाई साहब, वो टूर्नामेंट चल कैसे रहा था पता है आपको? वो इसलिए चल रहा था क्योंकि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंड हो चुकी थी और FIVB की अपनी कमेटी चल रही थी। फेडरेशन हटा, टीम मेडल ले आई। और आपने अगर वो मैचेस देखे हों तो स्टेडियम खचाखच भरे हुए थे। 2 लाख से ज़्यादा लोग YouTube पर लाइव उसको देख रहे थे और हमारे प्लेयर्स वो लाइमलाइट में आने लगे थे। वही लोग जिन्हें 1 महीने पहले तक ये भी नहीं पता था कि इंडिया की कोई वॉलीबॉल टीम है, वो आज वॉलीबॉल प्लेयर्स को सेलिब्रिटी बना रहे थे। तो इस देश के लोगों को ना लेक्चर नहीं चाहिए, ना ही नाम बदलने वाली मीटिंग चाहिए, इन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आया और लोग अपने आप उन प्लेयर्स के पीछे खड़े हो गए। फुटबॉल को भी बस यही चाहिए, एक रिजल्ट। और आज उस रिजल्ट के सबसे करीब सिर्फ एक आदमी खड़ा है और उसकी मांग बहुत सीधी सी है। बजाज कहते हैं कि वो अपनी इसी अंडर 15 टीम को वर्ल्ड कप तक लेके जाएंगे। इंडिया वर्ल्ड कप जा रही है, मैंने सुना। हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जा रही है। बदले में फेडरेशन ने कहा कि हमें 3 प्लेयर्स अपने दे दो, हम नेशनल टीम में इनको रख के देखते हैं। और बजाज ने वो 3 प्लेयर्स देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 लड़के उठाकर वो उन्हें अपने कैंप में सड़ा देंगे। इनका कहना है कि पूरी टीम मेरी है और मैं इन्हें खुद लेकर जाऊंगा। Please put me in charge of this team. When I say in charge, I want my coaching staff. I am not saying only Minerva boys. The best boys will go. But there can be no interference from you guys. And I promise you, I will get you a trophy. I promise you that. मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, बिकॉज ये मौके बार बार नहीं आते हैं। बिकॉज ये अंडर 15 बैच तुमने फिर रुइन कर देना है, उसके बाद यही जो रुइन कर दोगे फिर अंडर 16 में ठीक नहीं होएगा, अंडर 18 में ठीक नहीं होएगा, फिर ये गया बैच। यानी ये आदमी इनसे पैसा नहीं मांग रहा है, ये सिर्फ रास्ता मांग रहा है। और यही वो चीज है
जो इन्हें कभी मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर एक अकेला आदमी बिना पैसे के ये सब कुछ कर सकता है तो फिर इनकी क्या जरूरत रह गई? फिर वो हजारों करोड़ किस लिए हैं? वो 57 करोड़ का मैनेजमेंट किस लिए है? वो 12.5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी किस लिए है? इनका डर ये है कि वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये आदमी कामयाब हुआ उस दिन हमारी फेडरेशन का पूरा धंधा बंद हो जाएगा। आज इंडिया की फीफा रैंकिंग 138 है। बांग्लादेश जैसी फिसड्डी टीमों से हम हार रहे हैं। हमारा यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम वेंटिलेटर पे है और हमने 100 साल में फीफा वर्ल्ड कप में जाने के सपने भी नहीं देखे हैं। हम जमीन पर पड़े, बल्कि हम तो गड्ढे में पड़े हुए हैं, और जो पहले से ही इतना नीचे पड़ा हो उसे और नीचे नहीं गिराया जा सकता। तो इस आदमी को ना यूथ डेवलपमेंट दे दीजिए, इसकी टीम को फंडिंग दे दीजिए, और अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम इसके रास्ते से हट जाइए। क्योंकि इस देश के लड़कों में कभी प्रॉब्लम नहीं थी, इस देश के टैलेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं थी, इस देश के जीन्स में भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम हमेशा उन कुर्सियों में थी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये फेडरेशन कभी सुधर पाएगी, या इस खेल को बचाने का केवल एक ही रास्ता बचा है कि रंजीत बजाज जैसे आदमियों को कुर्सी सौंप कर ये पूरा तमाशा खत्म कर दिया जाए? आप अपनी राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा इंडियंस ये सच जानेंगे उतनी ही जल्दी इस खेल की चोरी बंद हो पाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।